सियासत के ककहरे की शुरुआत का मतलब कामयाबी से होती है। चुनावी जीत राजनीति के मैदान में टिके रहने की पहली शर्त है। सारे जतन इलेक्शन जीतने के लिए किए जाते हैं, लेकिन चुनावी मैदान में फतेह हासिल किए बिना कोई भी दल ना तो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा सकता है और न ही अपनी सोच के मुताबिक समाज का निर्माण कर सकता है। ऐसी कामयाबी का आधार काबिलियत है। जिस नेता या दल में जनता की नब्ज पकड़ने की जितनी काबिलियत होती है, वो उतना ही कामयाब होता है। मैं सियासत की किताब का यह अध्याय इसलिए पलट रहा हूं ताकि आपको यूपी भाजपा के खेमे में 2 दिनों तक चली गहमा गहमी की एक एक बात समझा सकूं। राजनीति लोकतंत्र के ऑक्सीजन की तरह है, इसलिए मैं मानता हूं कि आप सभी को इसकी गहरी समझ होनी चाहिए ताकि कोई सिर्फ सतही बातें बताकर आपको असमंजस में ना डाल सके। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ एक बड़े मकसद के साथ लखनऊ पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने भाजपा के मिशन 2022 के एक्शन प्लान का बड़ा एजेंडा सेट कर दिया है। संगठन और सरकार की नब्ज पर हाथ। 2022 300 पार। 22 के महाभारत के लिए 21 की सबसे लंबी मीटिंग। बड़ी विजय के लिए कौन सा फॉर्मूला तय? जी हां, बात तो चुभेगी के सोमवार के शो में मैंने आपको बताया था कि पंचायत चुनाव में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव का लखनऊ दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पिछले 24 घंटे में से कई नई बातें जुड़ गई हैं। बीएल संतोष ने कल संगठन के आला नेताओं के साथ मीटिंग की, तो आज बारी थी सरकार के मंत्रियों के मन की बात जानने की। इसमें वो पूरा दिन जुटे रहे। 2022 के चुनाव के लिहाज से इन बैठकों के क्या मायने हैं, इसका पूरा विश्लेषण मैं आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले ये जान लीजिए कि आज लखनऊ में क्या क्या खास बातें हुई। राजनीति का रणनीति शास्त्र कहता है कि युद्ध में कूच से पहले सभी हथियार टटोल लो। सैनिकों के मनोबल को परख लो। हर मोर्चे के सेनापति पर एक नजर डाल लो और हर हालात का सामना करने की आपात नीति को दुरुस्त करने के बाद ही कदम आगे बढ़ाओ। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने 2 दिन के लखनऊ दौरे पर अपनी इसी भूमिका को मजबूत किया। पंचायत चुनाव में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन और कोरोना के महासंकट के कोहराम के बाद उन्होंने सबसे पहले संगठन और सरकार के सूरमाओं की नब्ज टटोली है। बीएल संतोष ने लखनऊ में ये समझने की कोशिश की है कि सरकार और संगठन की आपसी समन्वय की जमीनी हकीकत क्या है। इसके लिए उन्होंने राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ ही कई कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को मिलने बुलाया और आमने सामने की चर्चा की। बैठक कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 300 पार। नहीं, जाहिर सी बात है, बैठेंगे तो तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन इससे मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण पर रोकथाम, क्षेत्रों में जाके अच्छी तरह से काम करना, आने वाली परीक्षाओं में हम कैसे कहाँ पे कराएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारे सामान्य विषय होते हैं जिनकी हम लोग सूचना देते हैं संगठन। बीएल संतोष ने भाजपा के कई सांसदों और विधायकों से भी मुलाकात की। इनमें दूसरे दलों से भाजपा में आए नेता भी शामिल थे जो इस वक्त पार्टी में अलग अलग पदों पर हैं और अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं। संगठन और सरकार के कार्यों के विषय में जानकारी ले रहे हैं और संगठन के लिए जो भी
उचित है उसका निर्देश दे रहे हैं। बीएल संतोष के साथ इन तमाम बैठकों में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे। तीसरी लहर यदि आती है तो पार्टी क्या करेगी और सरकार क्या करेगी, इस विषय पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है और उसकी तैयारी के लिए भी योजना बनाई है। तो इससे प्रदेश भाजपा कार्यालय में इन मुलाकातों के सिलसिले के शुरू होने के 5 घंटे बाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहां पहुंचे। बीजेपी कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने जब सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक की तो उसमें तमाम सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। सरकार का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने मंत्रियों से लिया। पार्टी कार्यालय पर यह बैठक तकरीबन 5 घंटे तक चली। दोनों उप मुख्यमंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक में लगातार मौजूद रहे। लेकिन यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में शामिल नहीं हुए। वो पार्टी कार्यालय तब पहुंचे जब सरकार और संगठन के बीच ये बैठक खत्म हो गई। तकरीबन 5 घंटे बाद स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी कार्यालय पहुंचे। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर संगठन और सरकार के बीच हुई इतनी महत्वपूर्ण बैठक से प्रदेश अध्यक्ष क्यों दूर रहे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, वो आपको हम बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से संघ कार्यालय भारती भवन पहुंचे हैं बीएल संतोष। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन संघ कार्यालय पहुंचे हैं भारती भवन में। संघ के नेताओं के साथ बीएल संतोष की 5 घंटे से ये बैठक चल रही है, जिस बैठक में क्षेत्र प्रचारक अनिल जी, प्रांत प्रचारक कौशल जी मौजूद हैं। इसके अलावा प्रांत प्रचारक श्री राम जी, जो कि कानपुर प्रांत के प्रचारक हैं, वो भी बैठक में मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि संघ कार्यालय भारती भवन में ये बैठकों का ये सिलसिला जारी है। और जाहिर सी बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन मंत्री है वो संघ या संघ के किसी दूसरे आनुषंगिक संगठन से ही जाता है। तो ऐसे में जाहिर जहां भी राष्ट्रीय संगठन मंत्री जाते हैं तो संघ के क्षेत्रीय प्रचारक, प्रांत प्रचारक या तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं और फीडबैक भी लेते हैं। ऐसे में ये बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि इस बैठक का कोई भी ब्यौरा किसी भी तरीके से बाहर नहीं आता है, क्योंकि संघ के प्रचारकों के साथ ये बैठक है, संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक है। वीरेश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, तो बैठक 5 घंटे से जारी है और ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि हर दौरे में ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि यहाँ का जो फीडबैक लिया जाएगा, दिया जाएगा, वो कहीं बाहर तो नहीं जाएगा। वीरेश, देखिए रोहित जी, एबीपी गंगा के दर्शकों को एक्सक्लूसिव जानकारी दे दूं। पिछले 5 घंटे से मैं भारतीय जनता पार्टी के इस प्रांगण में खड़ा हूं और यहां से 5 घंटे पहले बीएल संतोष निकले और सीधे भारती भवन गए और भारती भवन में उनकी बैठक चल रही है। पिछले 5 घंटे से बैठक चल रही है भारती भवन में क्षेत्र प्रचारक अनिल जी के साथ, प्रांत प्रचारक कौशल जी के साथ, प्रांत प्रचारक श्री राम जी के साथ। ये एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं देना चाहता हूं। ये 5 घंटे से बैठक चल रही है। पार्टी से, संगठन से बैठक के बाद से, सरकार के बैठक के बाद से संघ को क्या फीडबैक है, संघ को क्या फीडबैक देना है, ये इन सारे मुद्दों पर वहां वार्ता हो रही है। कल सुबह बीएल संतोष दिल्ली निकल जाएंगे और एक्सक्लूसिव जानकारी है कि पार्टी के बड़े नेताओं को हो सकता है, ये खबर है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लखनऊ में जितना भी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है, जितनी भी रिपोर्ट उनके पास इकट्ठा हुई है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे। और एक्सक्लूसिव जानकारी दे दूं कि जेपी नड्डा के साथ बीएल संतोष की कल बैठक प्रस्तावित है दिल्ली में। बीएल संतोष यहां से कल सुबह जाएंगे और कल दोपहर या शाम तक जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक प्रस्तावित है। अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार के मंत्रियों के साथ जो उनकी वार्ता हुई है,
जो उन्होंने बातचीत की है, संगठन के लोगों के साथ जो उन्होंने बातचीत की है, संघ के नेताओं के साथ जो उन्होंने बातचीत की है, इन सारे रिपोर्ट कार्ड को लेकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा से कल मिल सकते हैं। सोर्सेस से ये बड़ी खबर आ रही है। एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं एक्सक्लूसिव जानकारी दे दूं, पिछले 5 घंटे से बीएल संतोष जब संगठन और सरकार के मंत्रियों के साथ उनकी वार्ता खत्म हो गई इस भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में, तो महामंत्री गोविंद शुक्ला के साथ वो गाड़ी में बैठे और हम लोगों के सामने ही निकले। बहुत सारे ऐसे लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि बीएल संतोष जा कहां रहे हैं, क्योंकि कल उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हो गई और संगठन और सरकार के सभी लोग यहाँ आए और उनसे मुलाकात किए। जब गाड़ी आगे बढ़ी तो बाद में ये एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा के पास है कि भारतीय भवन जो संघ कार्यालय है लखनऊ में, वहां बैठक चल रही है, अभी भी बैठक चल रही है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी जी पार्टी के इस दफ्तर में स्वतंत्र देव सिंह की गाड़ी खड़ी है, राधा मोहन सिंह की गाड़ी खड़ी है, सुनील बंसल की गाड़ी खड़ी है। सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह की बैठक अभी भी भारतीय जनता पार्टी के इस मुख्यालय में चल रही है। एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को बिल्कुल विनेश, तो लगातार ये बैठक जारी है भारतीय भवन में और तमाम एक्सक्लूसिव जानकारी आप एक एक करके दर्शकों को दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम सहित कुल 12 मंत्रियों से मुलाकात का दौर। बीएल संतोष ने इनसे कुल 12 मुद्दों पर बात की। सारा फोकस सरकार की छवि, सरकार और संगठन के बीच समन्वय और 2022 का विधानसभा चुनाव रहा। यूपी की जमीनी हकीकत समझने के लिए वो 12 सवाल भी जान लीजिए आप, जिसको सामने रखकर बीएल संतोष ने यूपी की जमीनी हकीकत जानी। दिनेश शर्मा से 10 मिनट तक बात हुई, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य से 30 मिनट तक ये मुलाकात का दौर जारी रहा। अब एक एक कर वो सवाल भी जान लीजिए कि जिसके बाद इस बैठक के मकसद को, ताकि आप समझ पाएंगे। देखिए, 12 मंत्री, 12 मुद्दे, 12 सवाल। पहला सवाल, संगठन के साथ आपका कैसा समन्वय है। इसी सवाल को तमाम मंत्रियों से और पदाधिकारियों से बीएल संतोष ने इस पर चर्चा की। संगठन में, प्रदेश में संगठन कैसा काम कर रहा है, क्या गतिविधियां हैं, किस तरह से संगठन काम कर रहा है, इस पर भी बातचीत हुई। अपने क्षेत्र के सांसद और विधायकों के साथ आपका तालमेल कैसा है, पदाधिकारियों से भी ये बात जानी और मंत्रियों से भी ये बात जानी। कार्यकर्ता संगठन और सरकार से नाराज क्यों हैं? क्योंकि जहां भी बीजेपी शासित राज्यों में यह विषय जरूर आता है कि साहब कार्यकर्ता नाराज है, तो ये भी, इस पर भी चर्चा हुई। कार्यकर्ता संगठन और सरकार से क्यों नाराज है। नंबर 5, 2022 के चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है, ये भी फीडबैक लिया गया है तमाम नेताओं से। और संगठन के कार्यक्रमों में आपकी क्या सहभागिता रहती है, आप संगठन के कार्यक्रमों में किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, ये सवाल भी पूछा गया। और जिस विभाग की जिम्मेदारी है उसमें क्या समस्याएं आती हैं, ये सरकार के लोगों से पूछा गया और संगठन के लोगों से भी पूछा गया कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में क्या समस्याएं आती हैं। पंचायत चुनाव में जो प्रदर्शन हुआ उसकी क्या वजह आप मानते हैं, ये भी जानने की कोशिश की इन तमाम बैठकों के दौर में। और कोविड की वजह से जो नकारात्मकता फैली है उसे कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संकल्प करके पूरे देश भर में संगठन का एक अभियान चलाया है। तो इस सेवा ही संकल्प, इस अभियान की समीक्षा भी की। एक एक नेता, एक एक मंत्री से पूछा कि आपका किस तरह से इसमें सहयोग है और जनता की सरकार से क्या उम्मीदें हैं, इन उम्मीदों पर हम कितना खरे उतरे हैं, पार्टी बेहतर प्रदर्शन कैसे करेगी, ये तमाम सवाल भी थे। ये 10वां सवाल था। अगर 11वें सवाल की बात करें, बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि नौकरशाही प्रदेश में कैसा काम कर रही है, इन लोगों का आपके काम में कितना सहयोग मिल रहा है, ये बात भी पूछी गई कई लोगों से। कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं, उनके इस बारे में भी चर्चा हुई। यानी कुल मिलाकर अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो देखिए, जहां भी भाजपा शासित सरकारें हैं वो यही बात निकलकर सामने आती है। तो चुनाव से ठीक पहले कार्यकर्ता का मनोबल मजबूत रहना बेहद जरूरी है। इसलिए मंत्रियों से मुलाकात में कार्यकर्ताओं की नाराजगी का मुद्दा उठा। बैठक में कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर भी मंत्रियों से चर्चा हुई और नाराजगी कैसे दूर होगी, इस पर राय भी मांगी गई। मंत्री अपने साथ
कामकाज का ब्यौरा लेकर पहुंचे थे, जिसे उन्होंने साझा भी किया। तो ये 12 मुद्दे, 12 मंत्री, 12 सवाल। वीरेश, 12 मुद्दे, 12 मंत्री, 12 सवाल, ये है इन 2 दिन के दौरे का पूरा निचोड़। क्या कुछ हुआ इसमें? ये जो 12 का फेर है वीरेश। देखिए इस बैठक में सबसे अहम सवाल था ब्यूरोक्रेसी को लेकर, और जो हाईकमान है उस तक ये खबर पहुंची थी कि उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाह हैं, वो बेलगाम हो चुके हैं। वो कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते, वो मंत्रियों की बात नहीं सुनते, वो संगठन के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और साथ ही साथ महामंत्रियों की बात नहीं सुनते, वो जिलाध्यक्षों की बात नहीं सुनते। वो बेलगाम हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और उनकी आस्था किसी पार्टी से नहीं बल्कि अपने मन से वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। कोरोना के काल में जिस तरीके से अधिकारियों ने काम किया है, संघ के पास, पार्टी हाईकमान के पास इस बात की जानकारी पहुंची थी कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर मंत्रियों ने और सभी मंत्रियों ने, संगठन के लोगों ने अधिकारियों के ऊपर ठिकड़ा फोड़ा, कहा कि वो बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये एक प्रक्रिया है कि संघ अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय कैसे चल रहा है, आपका काम कैसे हो रहा है, आप अपने विभाग के लिए कितना काम कर रहे हैं, बिल्कुल, आप संगठन के लिए कितना काम कर रहे हैं, आप कोरोना काल में कितना काम कर रहे हैं। ये एक औपचारिकता है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी मंत्रियों में और संगठन के नेताओं में देखने को मिली। एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। बीएल संतोष की बैठक में हर मंत्री, हर संगठन के लोगों ने बिल्कुल वीरेश, तो ये 12 सवाल और 12 तरह की बातें सामने रखी। आगे क्या कुछ हुआ देखिए, हम सिलसिलेवार एक एक चीज दर्शकों को बता रहे हैं। सियासत में समीकरणों की बड़ी भूमिका होती है। यूपी की राजनीति में भी सभी जाति, वर्ग और समाज को साथ लेकर चलने के लिए मजबूत रणनीति की जरूरत है। बीएल संतोष की मंत्रियों के मुलाकात के समीकरण पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि यह मुलाकात ऐसे ही तय नहीं हुई, क्योंकि मंत्रिमंडल तो बहुत बड़ा है, लेकिन मंत्रिमंडल के हर सदस्य के साथ बीएल संतोष नहीं मिले। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग में उनका जनाधार है और वो इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, पार्टी को बेहतर नतीजे भी मिले थे। फिर उसके बाद जो जिन मंत्रियों के साथ मुलाकात हुई, दिनेश शर्मा वो मुख्यमंत्री हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और जाहिर सी बात है संगठन के पुराने सिपाही हैं, तो उनका भी फीडबैक लिया गया, संगठन के लिहाज से भी, क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से भी, जातीय समीकरण के लिहाज से। स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं और बीएसपी से बीजेपी में आए हैं, तो इसलिए इनकी दोहरी भूमिका की ये इस संगठन में किस तरह से रचे बसे, किस तरह की स्थिति है। रमापति शास्त्री कैबिनेट मंत्री है, अनुसूचित जाति से आते हैं, तो इनको भी बुलाया गया। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं, संगठन के पुराने चेहरे हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, इनसे भी बातचीत की गई, फीडबैक लिया गया और इनके भी बात को सुना गया। सिद्धार्थनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, कायस्थ समाज से आते हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री हैं और क्षत्रिय समाज से आते हैं, इनसे भी बातचीत की गई और महेंद्र सिंह का संगठन में कई जिम्मेदारियां महेंद्र सिंह ने निभाई है, संगठन के पुराने नेता हैं। इसके अलावा अशोक कटारिया परिवहन मंत्री हैं और गुर्जर समाज से आते हैं, इनसे भी बातचीत हुई। सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, इनसे भी मुलाकात हुई। अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री हैं, राजभर समाज से आते हैं और राजभर समाज पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े मायने रखता है, क्योंकि अगर सीटों को जीत में तब्दील करना है। गुलाबो देवी राज्य मंत्री हैं, धोबी समाज से आती हैं, ये भी इस बैठक का हिस्सा थी, इनसे भी बीएल संतोष ने मुलाकात की। जल्दी से वीरेश का रुख कर। वीरेश, ये 12 मंत्री, देखिए कैबिनेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन चुनिंदा लोगों के साथ मुलाकात की गई और इस हर मुलाकात के पीछे ये ऐसा नहीं था कि पर्ची निकाल ली गई कि किसका नंबर आएगा। बड़े सोच समझकर प्रदेश के संगठन ने ये नाम सुझाए और जिस तरह से नाम मांगे गए थे केंद्रीय संगठन के द्वारा, उन्हीं की मुलाकात करवाई गई संगठन मंत्री से, राष्ट्रीय संगठन मंत्री से। वीरेश,
देखिए, बीएल संतोष के पास वक्त कम है और इस कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा इनपुट इकट्ठा करना है और ये सारे फीडबैक इकट्ठा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपना है। वो रिपोर्ट ले रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि बीएल संतोष टेम्परेचर नापने आए हैं। वो एक तरह से थर्मामीटर हैं और थर्मामीटर में जो टेम्परेचर संघ का होगा, जो संगठन का होगा और साथ ही साथ सरकार का होगा, उस टेम्परेचर से डॉक्टर नरेंद्र मोदी, डॉक्टर अमित शाह और डॉक्टर जेपी नड्डा को वो बताएंगे कि आखिर यूपी की सियासत का तापमान क्या है, इस सियासत क्या कुछ कह रही है, 2022 का इलेक्शन जो होगा उसमें क्या रिजल्ट आने वाले हैं, किस रूप में असंतोष है सरकार में, किस रूप में असंतोष है संगठन में, किस रूप में यहां काम हो रहा है, क्या फीडबैक है, मंत्रियों का क्या फीडबैक है, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, संघ की क्या फीडबैक है, सरकार को लेकर, संगठन को लेकर, संगठन और सरकार में समन्वय है या नहीं है। यूपी देश का सबसे निर्णायक प्रदेश है और ऐसे में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी है और नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका है, अमित शाह की बड़ी भूमिका है। ऐसे में किसी वजह से इस प्रदेश को खोना नहीं चाहते नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये जोड़ी इसे नहीं खोना चाहती है, इसलिए ये बैठकों का दौर जारी है। ये जो इनपुट्स लेंगे बीएल संतोष ले रहे हैं। अभी संघ की मुख्यालय में ये बैठक चल रही है, भारतीय भवन में ये बैठक चल रही है। ये निर्णायक बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। तो सरकार, संगठन और जो मातृ संगठन है यानी आरएसएस, वहां से भी फीडबैक ले। इस दौरान पूरे दिन, अगर 2 दिनों की बात करें तो बैठकें चली। इसके इनपुट के आधार पर ही केंद्र के स्तर पर यूपी के 2022 के चुनाव की रणनीति बनेगी। अभी तो शुरुआत है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक ऐसी ही बैठकें लगातार जारी रहेंगी और अब तक चुनावी एक्शन प्लान को पूरी तरह से अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बीएल संतोष ने यूपी के मैराथन दौरे में 5 तरह से पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत के संगठन की नब्ज टटोली। देखिए, एक एक करके आपको बताते हैं कि किस तरह से यह फीडबैक लिया गया, किस तरह से इस फीडबैक की व्यूह रचना की गई। सरकार और संगठन की छवि, इस पर जोर दिया गया, इस पर फीडबैक लिया गया। आपसी समन्वय सरकार और संगठन के बीच कैसा है, इस पर फीडबैक लिया गया। सरकार कैसे चल रही है, इस पर फीडबैक लिया गया। संगठन कैसा चल रहा है, संगठन के कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं, इस पर फीडबैक लिया गया। जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश के, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समीकरण और सरकार और संगठन की छवि को कैसे और ज्यादा बेहतर बनाना है, कैसे आपसी समन्वय बेहतर करना है, इन बातों पर फीडबैक लिया गया। यही ये जो 5 चीजें हम दिखा रहे हैं, इन 5 चीजों के इर्द गिर्द ये पूरे फीडबैक की व्यूह रचना की थी। वीरेश पांडे लगातार बने हुए। वीरेश, ये 5 फैक्टर थे और इन्हीं 5 फैक्टर्स के आसपास पूरा का पूरा फीडबैक लिया गया। क्या कहना आपके पास, क्या जानकारी? देखिए रोहित जी, अभी की एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को दे दूं। बीएल संतोष के साथ संघ की बैठक 5.5 घंटे चली है। यह बैठक समाप्त हो चुकी है। बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर आ चुके हैं। उनके साथ गोविंद शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, वो आ चुके हैं और साथ ही साथ सरकार की तरफ से संदेश लेकर अभिषेक कौशिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंच चुके हैं। संघ की बैठक के बाद से बीएल संतोष और स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह के साथ फिर एक मीटिंग शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के प्रांगण में हूं। यहां पर बैठक शुरू हो चुकी है। संघ से बैठक के बाद से बीएल संतोष की जो बैठक हुई है, 5.5 घंटे तक बैठक चली है, जिसमें क्षेत्र प्रचारक अनिल जी थे और साथ ही प्रांत प्रचारक कौशल जी, श्रीराम जी, ये सारे लोग मौजूद थे। उस बैठक से निकलने के बाद गोविंद शुक्ला प्रदेश महामंत्री के साथ पहुंचे हैं बीएल संतोष भारतीय जनता के हेडक्वार्टर में और साथ ही साथ ये बैठक शुरू हो गई है। यहां सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह उनका इंतजार कर रहे थे कि बीएल संतोष कब आएंगे। बीएल संतोष आ चुके हैं और साथ ही साथ सरकार के नुमाइंदे के तौर पर अभिषेक कौशिक
जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी हैं उनकी गाड़ी खड़ी है, वो भी इस बैठक में शामिल है, वो गए हैं। तो आखिर क्या बातचीत हो रही है? संगठन के साथ बात हुई, साथ ही साथ सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के साथ बात हुई, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ विनेश, और एक बात बड़ी और अहम थी कि आखिरकार और उसके बाद विधायक और सांसद भी विनेश मिलने पहुंचे। एक और विनेश आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ विधायक और सांसद भी मिलने पहुंचे। कौन कौन ये विधायक या सांसद है, इस पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। देवेंद्र सिंह भोले अकबरपुर के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, ये भी मिलने पहुंचे बीएल संतोष से। इसके अलावा जवाहर राजपूत झांसी के गरौठा से विधायक हैं, ये भी मिलने पहुंचे थे। अब आप देखिए, ये वो नाम है। सुरेंद्र सिंह बलिया के बैरिया से विधायक है, अक्सर सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, ये भी मिलने पहुंचे। और सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी देवरिया सदर के विधायक हैं, ये भी मिलने पहुंचे बीएल संतोष से खास तौर पर। विनेश से एक बार फिर रुक करेंगे। विनेश, क्या कहना आपका? विनेश, ये तमाम विधायक और सांसद, इसमें भी बड़े चुनिंदा लोग मिलने पहुंचे और उनमें आपके विधायक भी मौजूद हैं देवरिया से। क्या राज है? विधायक जी ने क्या कुछ बताया आपको? देखिए रोहित जी, कुछ विधायकों ने और कुछ सांसदों ने बीएल संतोष से मिलने का समय मांगा था। कुछ को वक्त मिला, कुछ को नहीं मिला, लेकिन वक्त जिनको मिला उनके लिए क्राइटेरिया था कि वो क्षेत्रीय आधार पर, सामाजिक आधार पर किस रूप में प्रासंगिक हैं, क्योंकि बीएल संतोष के पास वक्त बेहद कम है। उनको सरकार के साथ बैठक करनी थी, उनको संगठन के साथ बैठक करनी थी, उनको आरएसएस के नेताओं के साथ बैठक करनी थी। और ये सारी रिपोर्ट तैयार करके मैं आपको बताऊं, दर्शकों को बताऊं कि एक एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। आज कागज पेन लेकर बैठे हुए हैं बीएल संतोष, अंदर की जानकारी दे रहा हूं। साथ ही साथ उनके जो सहायक हैं वो लैपटॉप पर सारी चीजों को नोट कर रहे हैं। संघ के साथ बैठक की चीजों को भी उन्होंने नोट किया, मुख्यमंत्री के साथ भी जो बातचीत हुई उसको भी नोट किया। संघ के नेताओं के अलावा मैं बताऊं कि संगठन के जितने भी लोग हैं, चाहे महामंत्रियों के साथ बैठक थी, उनकी बातों को भी नोट किया गया और क्षेत्रीय अध्यक्षों की बातों को भी नोट किया गया। और जो विधायक और सांसद आए हैं, जो प्रासंगिक हैं, उनसे मिले हैं और उनकी बातों को सुना है। सोर्सेज से जानकारी है कि एक एक सांसद और एक एक विधायकों को 10-10, 12-12 मिनट दिया गया है। उनकी क्षेत्रीय समस्याओं को सुना गया है, उनकी राजनीतिक समस्याओं को सुना गया है। और अधिकारियों ने जो काम नहीं किया, मैं आपको बताऊं, आप पूछ रहे थे कि विधायक जी ने क्या कहा, तो विधायक जी और तमाम ऐसे लोग हैं जो कहते तो नहीं हैं, लेकिन उनकी बातचीत से ये अनुमान लगाया गया कि उनकी नाराजगी किस बात को लेकर थी। जो अधिकारी हैं उनके तरफ न केवल मंत्रियों का गुस्सा है, बल्कि विधायकों का भी गुस्सा है, सांसदों का भी गुस्सा है। और जो अधिकारी हैं काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विधायकों को, मंत्रियों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को क्षेत्र यानी ये मौका था फीडबैक का और कुछ लोगों को जिनको अपनी नाराजगी जाहिर करनी थी वो भी उन्होंने जाहिर की, और जो फीडबैक बीएल संतोष को लेना था वो भी उन्होंने लिया। बीएल संतोश ने भाजपा संगठन के लिहाज से राज्य के सभी 6 क्षेत्रों को लेकर स्थिति का जायजा लिया और संगठन के नेताओं के साथ बात की है। आप देख सकते हैं ग्राफिक के जरिए। मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी क्षेत्र में जो मोहित बेनीवाल है, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनसे भी बातचीत हुई, वो भी इस मुलाकात में शामिल थे। पिछले कल कानपुर क्षेत्र से मानवेंद्र सिंह, काशी क्षेत्र से महेश श्रीवास्तव, इसके अलावा गोरक्ष क्षेत्र से डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सैंथवार, इसके अलावा अवध क्षेत्र से शेष नारायण मिश्रा और ब्रज क्षेत्र से रजनीकांत महेश्वरी मौजूद थे। यानी तमाम 6 के 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष यहां मौजूद रहे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद क्या स्थिति है, इस पर बातचीत हुई। पश्चिम क्षेत्र के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत हुई कि किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह की सियासी जमीन तैयार हुई है। ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष से भी इस बारे में जिक्र किया गया। सेवा ही संगठन, ये जो विषय है, ये जो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी इस कोरोना काल में चला रही है, एक मुहिम चला रही है, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, इस पर चर्चा हुई। और बदलते चुनावी समीकरण पर कैसे फोकस कर रहे हैं सरकार और संगठन के बीच समन्वय कैसा है, इन तमाम 6 के 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बिंदुवार इन तमाम बातों पर चर्चा हुई। और 2022 का लक्ष्य साफ रखा गया और खास तौर पर कोरोना काल के बाद
कि जो स्थितियां हैं उससे किस तरह से निपटना है और संगठन ने कोरोना काल में कैसा काम किया, क्या काम किया, अगर काम किया तो क्या काम किया। हर क्षेत्रीय अध्यक्ष से पूछा गया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कोरोना काल में क्या किया, समाज के लिए क्या किया। इन तमाम बातों की भी समीक्षा हुई राजनीति के इतर, हालांकि ये भी राजनीति का ही हिस्सा है, लेकिन इस पर भी चर्चा हुई। जी चलिए अब मैं जल्दी से आपको एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाता हूं। वीरेश लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने, ये देखिए सर जी। नमस्कार सर, क्या हो रहा है सर? आपकी जो बैठक है इसका क्या अंदर जा रहा हूँ। सारी दुनिया को पता है, आराम से कह लीजिए। आगे बीएल संतोष। तो वीरेश वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बीएल संतोष वापस लौटे। हालांकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो व्यवस्था है उसमें जो संगठन मंत्री है वो किसी भी तरीके से इस तरह से औपचारिक तरीके से कोई बातचीत नहीं करते हैं, चाहे प्रदेश संगठन मंत्री हो चाहे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हो। लेकिन फिर भी आपने बात करने की कोशिश की। तो सिर्फ अकेले बीएल संतोष वापस लौटे वीरेश, या उनके साथ और भी कोई मौजूद था? देखिए गोविंद शुक्ला जो प्रदेश के महामंत्री हैं वो उनके साथ गए थे, और साथ ही साथ अभिषेक कौशिक देखिए ओएसडी मुख्यमंत्री वो निकल रहे हैं पार्टी कार्यालय में, वो बैठक में थे शामिल। और देखिए अभिषेक कौशिक निकल रहे हैं, ये मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर इस बैठक में आए थे। तमाम एक्सक्लूसिव खबरें एबीपी गंगा दर्शकों को दे रहा है इस मेगा बैठक के साथ। रोहित जी, सबसे पहले जानकारी एबीपी गंगा ने दर्शकों को दी कि बीएल संतोष के साथ लगभग संघ के नेताओं के 5.5 घंटे बैठक चली। अभिषेक कौशिक मुख्यमंत्री के ओएसडी इस बैठक में आए, फिर एक दूसरी बैठक शुरू हो गई। तमाम एक्सक्लूसिव जानकारी केवल और केवल एबीपी गंगा पर दर्शकों को मिल रही है। इस मेगा बैठक के साथ 4.5 साल की लगभग योगी सरकार की ये सबसे बड़ी बैठक हम संगठन और सरकार के मद्देनजर कह सकते हैं। और इसकी सबसे पहले और सबसे बड़ी जानकारी अगर कोई चैनल दे रहा है वो एबीपी गंगा दे रहा है, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। बीएल संतोष का आपने वो देखा, हमने कोशिश की, ये एक पत्रकार की उत्सुकता है, ये पत्रकार की बिल्कुल वीरेश कि कुछ तो निकल आए। आप बिल्कुल पत्रकार आप जानते हैं कि उस पत्रकारिता के जज्बे की वजह से हमने कोशिश की कि बीएल संतोष भी बिल्कुल वीरेश, आप संघ की विचारधारा को बेहतर आपका जज्बा है, क्योंकि जितनी देर जितने घंटे ये बैठक चली उतने घंटे आप भी मौजूद रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, और पल पल की खबर आप दर्शकों तक देते रहे। और संभवतः इस वक्त आप यहां पर आखिरी पत्रकार होंगे जो अभी भी इस कार्यालय में मौजूद है जब बैठकों का सिलसिला खत्म हो गया। अगली चुभने वाली खबर है, आज 1 तारीख है और यूपी के ज्यादातर लोगों के लिए खुशी का दिन, क्योंकि 60 से ज्यादा जिले आज से अनलॉक हो गए हैं। जिन जिलों में हालात काबू में हुए वहां लोगों को छूट दी गई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है। छूट मिलने के बाद जगह जगह से चुभने वाली तस्वीरें आना शुरू हो गई। कहीं बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी तो कहीं पूजा स्थलों में सामाजिक दूरी के नियम को ताक पर रख दिया गया। आज से ही प्रदेश के हर जिले में 18 साल की उम्र से ज्यादा वालों का वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ, लेकिन हर जगह हालात ठीक नहीं दिखे। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग जान को खतरे में डालते हुए नजर आए। तय किया गया है। पिछले 25 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहा हूं, तो मैंने इस चीज पर अनुभव किया कि हमें वास्तव में मेडिसिन किट अर्ली भेजनी पड़ेंगी। जितना अर्ली एंड एग्रेसिव हमारा कैंपेन होगा, हम उतनी जल्दी अधिक से अधिक लोगों की जान को बचा पाएंगे। और मानवता को बचाने की इस लड़ाई में हर एक व्यक्ति को, हर एक संस्था को, हर एक संगठन को, हर एक समुदाय को मिलजुल करके आगे बढ़ करके अपना योगदान देना चाहिए। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक वैक्सीनेशन में तेजी लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये भीड़ आखिर कब समझेगी? काशीपुर में 1 जून को जब बाजार खुले तो हैरान करने वाली तस्वीरें आई। दिन के वक्त कोरोना कर्फ्यू हटा तो लोगों ने अंधेर गर्दी शुरू कर दी। कोरोना कर्फ्यू में ढील मिली तो प्रयागराज की सड़कों से भी सन्नाटा हट गया। बाजारों में भीड़ दिखाई देने लगी और चौराहों पर चहलकदमी बढ़ गई। व्यापारियों के चेहरों की चमक बताती है कि कोरोना का डर अपनी जगह और पेट का सवाल अपनी जगह। 1 जून से 2 जून की रोटी का इंतजाम करना अब आसान दिखने लगा है।
कि लोगों को हालांकि का थोड़ा शादी ब्याह का समय है, लोग बहुत दिन से रुके हुए हैं। धीरे धीरे सारा जिस तरीके से लास्ट लॉकडाउन के बाद 15-20 दिन में गाड़ी पटरी पे आई थी, इस बार भी आएगी और हम लोग पूरे एहतियात लेके चलेंगे क्योंकि इस बार थोड़ा सा हानि ज़्यादा हुई। बाजारों में अनलॉक के पहले ही दिन लोगों की आपाधापी दिखी, भीड़ दिखी तो मंदिरों में कतारें लग गईं। सामाजिक दूरी कई जगहों पर हवा होती नजर आई। बड़े मंगल का दिन था तो अयोध्या के हनुमान गढ़ी में भक्तों की भीड़ लग गई। इसी तरह प्रयागराज के हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए और मथुरा में दूर दूर से लोग बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंचते दिखाई दिए। लेकिन ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और ना ही कोरोना का डर। हर जगह महामारी पर भक्ति भारी साबित हुई। काफी दिन से उदास थे, दर्शन नहीं हो रहे थे। इतने लंबे समय के बाद आपने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मन बहुत वो हो रहा था, बहुत अच्छा। कहीं मंदिरों में भगवान के दर्शन का इंतजार हो रहा है तो कहीं वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर अपनी बारी आने का। ये चुभने वाली तस्वीर लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम की है। इस स्टेडियम में जगह की कमी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बद इंतजामी के चलते लोग वैक्सीन के लिए झुंड बनाकर खड़े हो गए। ये लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि जिस वैक्सीन के लिए ये इतना जोखिम ले रहे हैं, वो जोखिम उनकी जान पर भी भारी पड़ सकता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे साथ डॉक्टर मलिहा सावले मौजूद हैं। डॉक्टर मलिहा सावले, आज आपसे एक बड़ा चुभने वाला सवाल, कोरोना कितना खतरनाक है ये आपने भी कई बार टेलीविजन पर दर्शकों को बताया, सब लोग जानते हैं। हम सब लोगों ने दूसरी लहर में अपने आसपास के कई लोगों को खोया है, अपने कई करीबियों को खोया है। उत्तर प्रदेश में जब आज उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिलों में से 60 से ज्यादा जिलों में आज अनलॉक किया गया 5 घंटे के लिए, तो वहां पर तो स्थितियां बाजारों में ऐसी दिखी, लोगों में कोई डर नहीं है, मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं, वही भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। तो ये कौन सी मानसिकता है कि जब इतने खराब दौर से हम गुजरे, हमें पता है कि इतनी खतरनाक ये बीमारी है, उसके बावजूद कई लोग मास्क नहीं पहन रहे, ये किस तरह की मानसिकता है? जी, जैसे कि हमने फर्स्ट 2020 और दिसंबर के बीच 2020 में जैसे ही हमें संख्या कम होती दिखी, वैसे ही लॉकडाउन हटने लगा और उस टाइम पर भी हमें इसी तरीके की सिचुएशंस देखने में मिली। हमने बहुत सारे सिचुएशंस देखे जहां पर लोगों की रश बढ़ गई, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहां पर लोग अचानक से बाहर निकल गए, तो उसके वजह से हमें रिजल्ट मिला सेकेंड वेव ऑफ कोरोना। तो ये एक कहीं ना कहीं एक लापरवाही हम कह सकते हैं, लेकिन इस लापरवाही को हमें अभी ही कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि इस सिचुएशन की वजह से हम थर्ड वेव का भी एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो ये लापरवाही जो है, एक केयरलेसनेस है, इसे ना करके अगर हम अभी प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं तो जरूर लें, क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। जी मैं कहूँ तो हम जो इंडियन सिटीजन्स हैं, हमें ध्यान रखना होगा, हर सिटीजन को ध्यान रखना होगा। कोई और लापरवाही कर रहा है और हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी तरफ से जितना हो सके हमें उतना करना है। हमारी तरफ से इतना है कि प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे लिए दिए गए हैं, बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है, जैसे कि मास्क पहनना है, सोशल गैदरिंग जहां पर जरूरी है, अगर जरूरी है तो करिए, नहीं है तो मत करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। ये सारी चीजों का जितना पालन कर सके उतना पालन करें और दूसरों को भी करवाएं। ये बेहतर होगा इस अनलॉक सिचुएशन में, क्योंकि ये मानसिकता अगर हम कहें तो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की है, जिससे हमें ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल बढ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये लापरवाही की मानसिकता जानलेवा साबित हो सकती है।